मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 15 वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वाले टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। दो चैप्टर हैं, टोटल अंक है अपने दोनों से मिलाकर 10। बोर्ड के पेपर में 10 नंबर के मार्क्स हैं इन दो चैप्टर में से आते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, 6 नंबर के इसमें से पूछते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट इसके बाद में चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, वो होगा आयतन वाला। उससे पहले है वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल ये वर्ग पर पूरा आधारित चैप्टर है। इसमें पहला दिया है परिधि, दूसरा मान दिया है क्षेत्रफल। तो वर्ग के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी जरूरी है। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आनी। वर्ग होता है देखो, किसी समतल में स्थित बिंदु का वह बिंदु पद जो किसी बिंदु से सदैव नियत दूरी पर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। किसी समतल में स्थित बिंदुओं का वह बिंदु पद, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का वह बिंदु पद जो किसी बिंदु से सदैव नियत दूरी पर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये कोई बिंदु है क्या अपना? अब कह रहे हैं इस बिंदु से नियत दूरी पर बिंदु का कोई बिंदु पद का मतलब है रास्ता, बिंदु का रास्ता। ये कोई बिंदु अपना, इस बिंदु से यहां कोई बिंदु लिया और इस प्रकार से मैंने कोई बिंदु का बिंदु पद का निर्माण किया। तो इनकी दूरी सदैव नियत होती है। ये क्या कहलाता है आपका? वर्ग कहलाता है। ये बिंदु पता, इसको O से लेते हैं। ये दूरी इसको R बोलते हैं। ये कोई बिंदु वर्ग की बिंदु है। प्रत्येक बिंदु की दूरी नियत होती है। मतलब नियत का मतलब होता है समान उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ग की सबसे पहले परिभाषा आनी जरूरी होती है। किसी समतल में स्थित, समतल मतलब दो तल दिए गए, जैसे ये कोई तल है, ये समतल, अब इसमें स्थित कोई बिंदु, उन बिंदुओं का बिंदु पद जो सदैव नियत दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग की त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या R से लेते जो अपने पास A से लेकर O है, वो क्या कहलाती है? वर्ग की त्रिज्या। और ये बात क्या कहना चाहता है?
जो ये बाउंड्री है इसको बोलते हैं वर्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि। और ये संपूर्ण भाग है, ये है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल। वर्त की त्रिज्या r होती है, वर्त की परिधि। अब परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि को लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। r का अपना त्रिज्या, दोनों में त्रिज्या। अब यहां पर अपने पास देखो a से लेकर o तक ये है r। a से लेकर o क्या है? r। अब इस लाइन को इस तरफ सीधा मिलाओ, इसको नाम दे दिया, तो ये a से b ये क्या कहलाता है? वर्त का व्यास। वर्त का व्यास। अब a से लेकर o तक थी r, और वर्त के अंदर त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो o से b भी क्या होगी? r। तो वर्त का व्यास होता है 2r। 2r इसको लिखते हैं d से। इससे लिखते हैं d से। तो वर्त के बारे में जानकारी देखो क्या होती है। अब ये भाग इस तरफ वाला यहां से यहां तक ये एक अर्धवर्त की आकृति बना रहा है। अर्धवर्त। अर्धवर्त मतलब आधा वर्त। आधा वर्त जाएंगे, देखो ये इस तरफ भी आधा वर्त है। तो a से b वर्त का व्यास है, और उसको त्रिज्या के रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? 2r, मतलब 2r। एक r ये a से o और दूसरा o से d। r और r जुड़ता है तो एक d का निर्माण होता है, मतलब एक व्यास का निर्माण होता है। वर्त इसको क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? वर्त का चाप कहलाता है। तो देखो एक नाम आ गया चाप। चाप। चाप क्या होता है? वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त का चाप है। वर्त का वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त का जीवा। चाप नहीं, जीवा क्या कहता है? जीवा कहलाती ए से बी क्या है कि जीवा भी। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? जीवा। वर्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु, दूसरा बिंदु। ये भी एक जीवा ही होगा। जैसे ये कोई वर्त है, ये भी जीवा है। अब देखो परिधि पे एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, सब जीवा है। वर्त के अंदर अनंत जीवाएं होती हैं, और ये जो केंद्र से होकर जो गुजर रही है ये भी जीवा ही कहलाती है। लेकिन इसको व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास भी बोलते हैं। लेकिन व्यास के लिए हमेशा ध्यान रखना है केंद्र से मतलब वो रेखाएं केंद्र से होकर जानी चाहिए। ये नहीं अब यहां से ए से लेकर बी वर्त के केंद्र से नहीं जा रही है, तो इसको आप व्यास नहीं कर सकते। इसको क्या बोलोगे कि जीवा है। जीवा तो ये भी है, लेकिन ये केंद्र से होकर जा रही है, तो इसको नाम व्यास भी बोल रहे हैं, और दूसरा नाम है ये जीवा।
तो ये ध्यान रखना आपको, व्यास और जीवा के अंदर है। और जो ये व्यास या जीवा है, जीवा के इस तरफ वाला भाग, ये जैसे ए से बी की तरफ आए या बी से ए की तरफ गए, जो इतना भाग होता है वो एक चाप द्वारा बनती है, वो एक चाप के जैसे आकृति बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, चाप। ये वर्त के बारे में कुछ जानकारी थी, ये फॉर्मूले आप नोटबुक में उतारना अपने, और उसमें उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे इसके। वर्त की परिभाषा पढ़ ली, वर्त की जीवा के बारे में बता दिया। एक वर्त की वापस में एक आकृति बना रहा हूं, ये केंद्र O, ये है एक जीवा, ए सही, और ये भाग ये क्या कहलाता है, चाप। तो मतलब है वर्त की परिधि पर स्थित या एक रेखाखंड को जोड़ने वाले भाग को, जैसे ये कोई रेखाखंड है और इसको जोड़ने वाले भाग को क्या कहलाते हैं, ये भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप। दूसरा है किसके अंदर जीवा होगी, चाप होगी, एक अपने पास और है छोटा सा सैकेंद्रीय वर्त, वो क्या होगा, सैकेंद्रीय वर्त, सैकेंद्रीय वर्त। ये हो देखो सैकेंद्रीय वर्त का मतलब होता है, देखो दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, उसे सैकेंद्रीय वर्त कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र है, ये कोई वर्त है, इसका केंद्र O है। अब केंद्र एक होना, वर्त अधिक, दूसरा वर्त भी होगा। अगर यही वर्त है तो ये तो वर्त, इसकी त्रिज्या तो समान होगी पूरी वर्त की। दूसरा वर्त इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, लेकिन इन सभी वर्तों का केंद्र क्या है, एक ही। त्रिज्या का मान अलग अलग होता है, लेकिन केंद्र क्या होता है, एक ही है। तो यहां पर इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, त्रिज्या अलग अलग, त्रिज्या का मान है अलग अलग होता है, परंतु केंद्र एक ही हो, उसे क्या समझ सकते हैं, सैकेंद्रीय वर्त समझ सकते हैं। अब सैकेंद्रीय वर्त होता है, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, देखो इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका निकालना है, सैकेंद्रीय वर्त। पाई वर्त का क्या है, पाई आर का है, तो इसमें दो वर्त होंगे, कम से कम दो तो होंगे। देखो दो या दो से अधिक, दो तो हैं,
सूत्र क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे ये दिखाना है r1 बड़ा है r2 से, ये कंडीशन है। r1 का मतलब है बड़ी त्रिज्या जो बड़े वर्ग की होगी, r2 का मतलब है छोटी त्रिज्या जो छोटे वर्ग की। तो सकेंद्रीय वर्ग क्या होगी, यहां पे दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र एक ही हो उसे क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वर्ग। और सकेंद्रीय वर्ग की दूसरी परिभाषा से क्या बोलोगे, त्रिज्याओं का मान अलग अलग होना और केंद्र एक ही होना। इस प्रकार की जो आकृति वर्ताकार आकृति है उसको क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वर्ग। सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई दोनों के गुणा में और इनको कोष्टक में लिखोगे आप। अब यहां पर r1 बड़ा है r2 से, मतलब है सकेंद्रीय वर्ग, दो केंद्र, दो वर्ग के केंद्र वाले बनेंगे। जैसे ये कोई सकेंद्रीय वर्ग है। अब इसमें दो संरचनाएं हैं, एक तो बड़ा वर्ग है, दूसरा छोटा। तो यहां पर छोटे वर्ग की त्रिज्या का मान देखो, यहां से यहां तक कुछ कम होगा। बड़े वर्ग की त्रिज्या का मान यहां से, अब यहां से यहां तक तो ये दोनों समान हैं, लेकिन बड़े वर्ग की त्रिज्या तो यहां बड़े वर्ग की परिधि मिली थी, तो इसका मान क्या हो गया, ज्यादा। तो बड़े वर्ग की त्रिज्या को r1 बोलते हैं, छोटे वर्ग की त्रिज्या को r2। इनको ध्यान में रखना है। ये सकेंद्रीय वर्ग था। अपने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक पहला था वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा क्या था बेटा, वर्ग की परिधि या इसको बोलते हैं परिमाप। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, पाई r स्क्वायर। वर्ग की परिधि क्या है, 2 पाई r। तीसरा था वर्ग का व्यास। व्यास का क्या होता है, d बोलते हैं इसको, 2 गुणा r बराबर है 2r। 2 गुणा r बराबर 2r। r यहां क्या है, त्रिज्या। r क्या है बेटा, त्रिज्या। चौथा था अपने पास है, अब आपको यहां से व्यास का मान पूछे तो r को 2 से गुणा करके व्यास का मान बता सकते हो। लेकिन आपको जब त्रिज्या निकालनी होती है, और त्रिज्या इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। त्रिज्या क्या होती है, जब भी r का मान निकालना होता है d/2। d का मतलब है व्यास, तो क्या लिखोगे, व्यास/2। और व्यास होता है हमेशा 2r। मतलब व्यास का कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, एक वर्ग का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वर्ग की त्रिज्या क्या है, तो 14/2 मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका 5 नंबर में बेटा सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वर्ग का क्षेत्रफल वो है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। क्योंकि सकेंद्रीय मतलब उसमें 2 वर्ग सम्मिलित होंगे, और 2 वर्ग की त्रिज्या भी का मान अलग अलग होगा, तो r1 का मान बड़ा होना चाहिए किससे, r2। तो यहां तक का टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। एक इसके बाद में
जैसे साइकिल का एक पहिया जब एक बार घूमता है, साइकिल का कोई पहिया या स्कूटर का पहिया एक बार घूमने का मतलब वो क्या कहता है, वर्त की परिधि होगी। तो यहां पे एक नोट लगा के लिखोगे, साइकिल का पहिया जब एक बार चक्कर लगाता है तो वह वर्त की परिधि या परिमाप होता है। वर्त की परिधि या परिमाप होता है। तो वर्त की परिधि एक बार चक्कर लगाता है, एक पहला चक्कर एक बार लगाया तो मतलब वो एक वर्ताकार आकृति बना ली, तो ये भाग क्या कहता है, वर्त की परिधि क्या कहता है। और दूसरे में लिखोगे नोट के अंदर एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर चली गई दूरी बट्टा परिधि। एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर एक मिनट में चली गई दूरी बट्टा क्या कहलाता है, परिधि बट्टा परिधि। तो एक ये भी फॉर्मूला है आपका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन दिए गए। एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, तो मतलब यहां पर तो आ गया चक्रों की संख्या बराबर चली गई दूरी बट्टा परिधि। अब यहां से परिधि का मान निकालना हो तब यहां पर क्या आ जाएगा, देखो परिधि का मान निकालना है, क्रॉस गुणा करोगे इसके नीचे परिधि को इससे गुणा किया तो आपका आ गया परिधि बराबर, वो तो एक देगा एक मिनट में चली गई दूरी बट्टे एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। यहां से अगर आप मतलब साइकिल का जो पहिया आता है वो एक बार चक्कर लगाने का मतलब एक परिधि, वर्त की परिधि होती है वो। अब एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है, एक मिनट में चली गई दूरी बट्टा परिधि। इसका क्वेश्चन करेंगे तो उसे और समझ आ जाएगा आपको। अब देखो यहां तक अपना 15.1 का जो टॉपिक है वो इन्हीं फॉर्मूले में से क्वेश्चन नीचे पूछे गए थे। अब उसके क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल भी दिए गए कुछ, एग्जाम्पल पे आप निकाल के देखना, अगर आपको नहीं आए तो पूछना मैं। पहला 15.1 का पहला क्वेश्चन दिया आपको, एक वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। एक वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि
वर्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हालांकि क्वेश्चन एक ही पूछा होगा बुक में या फिर दो पूछे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और जोड़ दिया है। वर्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, वर्त की परिधि भी ज्ञात करनी है, वर्त का व्यास भी ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया इसने क्या दिया, ये कोई वर्त है, ये इसका केंद्र O गया और ये त्रिज्या हो गया जिसका मान इसने दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब एक को क्या करना, वर्त की परिधि, परिधि का मतलब ये भाग लाइन कितनी लंबी है दिने। दूसरों के वर्त का क्षेत्रफल, ये भाग कितना है पूरा इसके अंदर है, जो डिब्बे के अंदर बंद है उसके अंदर ये भाग कितना है उसका क्षेत्रफल का। तीसरा वर्त का व्यास, अब आप जानते हो व्यास क्या है, व्यास को किसे लेते हैं d, d बराबर होता है 2 गुना r। मान रखो 2 गुना 3.5 3.5, इसका मान कितना आता है, वो क्या कहलाता है, वर्त का व्यास कहलाता है। तो देखो इसका मान कितना आया, 0 5 गुणा करो 5 गुणे 10 किस बने 6 1 7, एक अंक छोड़ के देखो यहाँ पर एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो एक अंक छोड़ दो पॉइंट लगाओ, आगे लगाना है सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, वर्त का व्यास। दूसरा पूछा है वर्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर बेटा देखो पाई है और पाई का मान आप जानते हो क्या होता है, 22/7। कुछ क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 देखेंगे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना 3.14 से पाई, तब उसमें पाई बराबर मान देगा लास्ट में, पाई का मान ये रखना। अगर जब तक आपको ना कहा नहीं जाएगा कि 3.14 रखो, तब तक आपको ये मान नहीं रखना है, आपको मान 22/7 ही रखना है। यहां पर मान लेंगे आपने 22/7 गुणा r का मान, यहां पर r कितना दिया था 3.8, 3.5 गुणा 3.5। अब बट्टे में 7 है और तीनों संख्याओं के बीच में देखो गुणा को चिन्ह, तो अब काट सकते हो आप या फिर पॉइंट उठा सकते हो, जो भी इच्छा आपकी। पॉइंट उठाओगे 1 अंक है, पॉइंट उठाओगे 1 अंक है, तो मतलब यहां से अगर इनका पॉइंट उठाएंगे तब तो इसका मान क्या जाएगा, देखो यहां पर बता रहा हूं 22/7 गुणा, इसको लिखेंगे 35/10, क्योंकि पॉइंट के बाद में इधर 1 अंक है और पॉइंट से इस साइड में भी 1 अंक है, ये देखना इस साइड वाला, इधर जितने अंक है उतने ही यहां पर 1 के 0 लगा लेंगे, 1 अंक है तो 1 0 लगा लेंगे, गुणा 35/10, क्योंकि यही इसमें। अब यहां से देखो तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा जिस प्रकार से भी आप काटना चाहो काट सकते हो। 7 से 35 को काटा कितनी बार बेटा, 5 बार। 5 से वापस 10 को काटा कितनी बार, 2 बार। कितनी बार काट दिया, 2 बार। और 2 से 22 को काट दिया कितनी बार, 11 बार। अब यहां पर और कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, वैसे 5 से कट रही है, 35/10, 35/10। तो यहां पर पहले आप क्या करोगे, 11 गुणा 35/10। अब देखो इस 10 को मैंने काटा क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। पहले इनका गुणा किया, 35 को 11 से गुणा किया, 35 35 5 8 3, कितने आए 385/10। अगर आप काटते तो 385 नहीं आते, उसमें क्या आते 7 बार 2 बार, तो कितना आया 11 7 77/10।
क्योंकि 11 को 7 से गुणा किया 77, और इसको 5 से काटा था, 5 से इसको काटा, एक ही संख्या से काटते हो, 5 से काटा 5 से इसको काटो, ऐसा नहीं अभी इसको 5 से काट दिया 7 आया, अब इसको आप 2 से काटोगे 5 को, ये कर 77/2 का मतलब क्या होता है 38.5। यहां पर भी देखो जैसे पॉइंट हटाया था तो नीचे आपने एक अंक था तो 10 लिख दिया, अब अपने पास बट्टे में 10 से बेटा तो वापस इस साइड से एक संख्या छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्या आपने क्या निकाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लिखना है, क्षेत्रफल का है सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया मीटर सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या फिर नाम लिखो आपके वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी इकाई देते हैं उसी को क्षेत्रफल में वर्ग के रूप में ये ध्यान रखना है। तो आपने इसका मान कितना निकाल लिया बेटा, या गुणा करके भी कर सकते हो, लेकिन गुणा में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो आपको करने में तकलीफ होगी। पहले आप 35 को 35 से गुणा करोगे, उसके बाद जो मान आएगा उसको 22 से गुणा करोगे, फिर भाग दोगे साथ में, तो इसमें टाइम भी वेस्ट ज्यादा लगता है। तो काटने का प्रयास करना है और इसको काट कर वापस हल करोगे तो थोड़ा छोटा रूप में बन जाएगा और आप भी आसानी से दे सकते हो। जैसे यहाँ पर तो 7 है, कई बार क्या अपने पास 27 का आप भाग देते हो तो कुछ बच्चों को तो वो 27 से भाग देते हैं, कुछ नहीं दे पाते, तो उनके लिए ध्यान रखना। इसका मान कितना आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नाम दिया तो सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एक और है, इसमें क्या निकालना है परिधि, वर्त की परिधि क्या बोलते हैं इसको, परिमाप भी क्या होती है 2πr, 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 3.5, r का मान 3.5 करो इसको सर, पॉइंट आया 10, 7 पंजों 35, 5 से इसको काटा 2 बार और 2 से 2 को काट देते, कितनी आई 22 सेंटीमीटर लिखना है। वापिस देखो इसको 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, पॉइंट हटा दिया मतलब बेटा कितना आ गया 10। 7 से इसको काटा, 7 से इसको काटा, 7 से इसको काटने में 1 आया, 7 से इसको काटा 5, 5 से इसको काटा 1 आया, 5 से इसको काटा 2, 2 से इसको काटा 1 आया, 2 से इसको काट दिया 1 आया। अब देखो सारी संख्या कट गई, 1 ऊपर 1 और 22 गुणा है, 1 गुणा 22 गुणा 1 22 होंगे और बटे भी 1 गुणा 1, तो इसका मान कितना आया 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको जो वर्त है, अब यहाँ पर कई बार क्या देते हैं बेटा, जैसे यही क्वेश्चन में वापिस थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, आपको दे दिया यहाँ पर एक वर्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास का दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो आपको वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल और वर्त के व्यास के दाम क्या होगी त्रिज्या, त्रिज्या याद कीजिए। तब आपको इसमें किस प्रकार से करना है, अब व्यास, उसमें व्यास पूछा था, अब की बार आपसे क्या पूछ लिया, इसने त्रिज्या का मान पूछ लिया था, तो त्रिज्या का मान देखो किस प्रकार से निकालोगे, r बराबर क्या लिखा था d/, तो d का मान कितना है 7/2 का मतलब 3.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि r का मान है और क्षेत्रफल में होता है पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल का मान दिया है। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि का मान है, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि व्यास है, पहले व्यास दे दिया, पहले आपको त्रिज्या निकालनी होगी,
और ये त्रिज्या का मान ही इनमें रखना। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।